बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है अल-फरीद एकेडमी की तरफ से आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारी पिछली लेक्चर सीरीज़ चल रही है, काइंडली आप उसको भी देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, केमिस्ट्री क्लास 11th फर्स्ट ईयर, न्यू कोर्स है 2025 का। उसका आज हम छठा लेक्चर पहले चैप्टर का कर रहे हैं। तो टॉपिक का नेम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड है जिस तरह हम इसको लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। समटाइम इसको IP भी लिखते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और नेक्स्ट इसको हम डेल्टा HI एंड फर्स्ट, मतलब ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ते क्यों हैं, वाई वी नीड टू स्टडी द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने की वजह क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी गिव इंफॉर्मेशन, इट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। कोई एटम कितना स्टेबल है ये बताती है हमें आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी मोर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो एटम उतना ज़्यादा स्टेबल है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है तो वो एटम उतना अनस्टेबल है। अनस्टेबल से मीन हाईली रिएक्टिव है। तो पहला पॉइंट, हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते क्यों हैं, उसकी वजह बताइए कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम डिस्कस। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये है क्या। देखें, ये एक हमारे पास एटम है, ये इसका K शेल है। यू नो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इसका L शेल है हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये इसका नेक्स्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हमने क्या करना है, ये जो आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल के आखिरी शेल है, उसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, निकालना है। मीन टू से दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। सो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, नीड एनर्जी, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। देखिए, एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अब सवाल ये है कि किसके वैलेंस शेल से, मतलब 1 मोल एटम, सिर्फ एक एटम नहीं, 1 मोल एटम। तो मतलब हम कह सकते हैं ईच वैलेंस शेल, हर एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना। 1 मोल एटम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल के जो एनर्जी दरकार होगी उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी सिंपल। दोबारा देखें, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम कहते हैं एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल of each atom in 1 mole atom। देखें जी, 1 मोल एटम के आखिरी शेल से, हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम इन 1 मोल एटम। किसी भी एटम का हमने 1 मोल लेना है और हर एटम के आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे पास है सोडियम, इसमें से हम वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा H आयोनाइजेशन 1।
यानी इसकी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू 494 किलो जूल पर मोल, मतलब इतना एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेम केस हेयर, हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो इसकी जो डेल्टा एच फर्स्ट है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है विच इज इक्वल टू 590 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल हम मैग्नीशियम की लेते हैं। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल को हम निकालते हैं 1 मोल में से, तो डेल्टा एच फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल। अब देखिए हमने पहले ही सीखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को हम क्यों पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि ये बताती है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम एंड कैल्शियम इज मोर स्टेबल देन सोडियम। रीजन क्या है? रीजन वेरी सिंपल है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। एंड नेक्स्ट देखें, एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड और एक होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या फर्क है इनमें? देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अगर हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव second electron after removal of first electron। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। रिप्रेजेंटेटिव डेल्टा एच यहां पे हमने 2 लिख दिया, सेकंड आयोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम की ये देखें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट, यानी यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा Ca2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी एंड विच इज इक्वल टू 1130 किलो जूल पर मोल। देखें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन। रीजन क्या है? हम कह सकते हैं, देखें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या है हम आगे देखेंगे इसकी रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट देखें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, देखें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपको एनर्जी दरकार होगी उसे हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, इसमें से 2 ऑलरेडी निकल चुके हैं तो ये बन जाएगा Ca3 प्लस, और इसकी जो डेल्टा एच थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारे पास होती है 4940 किलो जूल पर मोल। अब देखें थर्ड इज अगेन, देखें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर क्या क्या है। देखें फैक्टर्स पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं जी फैक्टर्स। पहला फैक्टर है जी साइज, दूसरा फैक्टर है जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, चौथा फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, पांचवा फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल की नेचर क्या है, और छठा फैक्टर है हमारे पास स्पिन पेयर इफेक्ट। चलें वन बाय वन इसको हम देखते हैं, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब रेसिप्रोकल है, साइज बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी कम,
देखें जिस तरह हम मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखें, मैग्नीशियम का साइज कैल्शियम का साइज अगर कंपेयर करें तो मैग्नीशियम का साइज लोअर देन कैल्शियम है, कैल्शियम का साइज बड़ा है। अब कैल्शियम का साइज बड़ा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन ज्यादा है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका साइज कम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखें शील्डिंग इफेक्ट पे आते हैं, ये भी रेसिप्रोकल है, सिंपल है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो शील्डिंग इफेक्ट कम। और नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज, इट इज डायरेक्ट रिलेशन विद आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम आयोनाइजेशन एनर्जी कम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको जरा हम देखते हैं। इससे पहले ना हम जरा एक पॉइंट देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं इसका। ट्रेंड पीरियड में क्या होता है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। अब देखें टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा देखें टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ेगी, ग्रुप में कम होगी, क्योंकि साइज और शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, तीन ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हमने कहा कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर हम एक पीरियड लिखें जिस तरह हमारे पास है लिथियम, उसके आगे है बेरिलियम, उसके आगे हमारे पास बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें, हम कह रहे थे कि इस तरफ जब हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पे आते हैं, ये दो जिनको मैं मेंशन कर रहा हूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनको जरा आप गौर से देखें। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम और ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने देखा तो नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, ट्रेंड चेंज हो गया। ये ट्रेंड चेंज क्यों हुआ? इसका आंसर है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे देखें, अब नाइट्रोजन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देखें 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 1 1 1। देखें 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और अगर हम ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है। तो यहां देखें इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 और इधर 1। अब देखें ये जो है नाइट्रोजन, ये हाफ फिल्ड है। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, याद रखेंगे। और जो पार्शली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड, वो लेस स्टेबल होता है। तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो इट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 1403 किलो जूल पर मोल, और इसकी है जी 1130 किलो जूल पर मोल। देखिए ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा। ट्रेंड क्या था, ऑक्सीजन की ज्यादा आनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम। तो ट्रेंड चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखिए नेचर पे आते हैं। नेचर ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास
पी डी एंड एफ। अब देखें एस जो है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। पी जो है वो थोड़ा सा दूर होता है, पी से इलेक्ट्रॉन निकालना दैट इज वेरी इजी। और डी न्यूक्लियस से और दूर होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा आसान है, और एफ से तो वेरी इजी है। ठीक है, सो हम अगर इसको देखें कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो वो एस की होगी, फिर पी की होगी, फिर डी की होगी, फिर एफ की होगी। तो ये नेक्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है स्पिन पेयर इफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं। देखिए, एक है हमारे पास मैंगनीज और एक है क्रोमियम। मैंगनीज के 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है, और क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है। जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो वो हो जाएगा लेस स्टेबल। जो लेस स्टेबल होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लेस हो जाएगी। ठीक है, और क्रोमियम है, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी और रिपल्शन कम होगी, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। मोर स्टेबल होगा तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई हो जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्पिन पेयर इफेक्ट, मतलब जहां 2 इलेक्ट्रॉन आपस में स्पिन होंगे तो उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जिसमें अनपेयर्ड होंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सिंगल वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और पेयर्ड वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा। तो इन फैक्टर्स को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज होती है। इसके अलावा कुछ हमने इनॉर्मस बिहेवियर देखे, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर एंड स्पिन पेयर इफेक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको हम मजीद देख लेते हैं डिटेल के साथ। आज हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला पॉइंट, हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते क्यों है, उसकी वजह है हम किसी भी एटम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच शेल ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल किसी चीज का एटम, उसके वैलेंस शेल में से आपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला। इसको डिनोट कैसे करते हैं? आई, आई पी, डेल्टा एच, आई फर्स्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 तरह की होती है, 4 तरह की होती है, मैनी टाइप होती हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, सेकंड निकलेगा उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और थर्ड निकलेगा उसको थर्ड आयोन। अब सवाल था कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सेकंड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। मतलब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? सिंपल है, हम कहते हैं कि पुल्स, खींचता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ विद ग्रेट फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है, तो सेकंड इस तरफ थर्ड में आएंगे तो उसका न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। तो फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो पहला फैक्टर साइज है। साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट, ये भी इनवर्स है, उलट चलेगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्ट रिलेशन। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने देखा कि पीरियड में सम इनॉर्मस बिहेवियर आ रहा है कि हमारे ट्रेंड के मुताबिक लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम और ऑक्सीजन की ज्यादा हो। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो नाइट्रोजन की 1400 है और ऑक्सीजन की 1100। इसकी वजह क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है,
और ऑक्सीजन जो है इसका जो P है वो पार्शली फिल्ड है, तो पार्शली फिल्ड लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। जो मोर स्टेबल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह नेचर में आते हैं, S में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लार्ज ऑफ अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड है। P से आसान है, D से उससे आसान और F से सबसे आसान है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने स्पिन पेयर इफेक्ट देखा, जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। और जो क्रोमियम और मैंगनीज को हम देखें तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंगनीज थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन क्रोमियम को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।